तो बच्चों अब एकदम आपका लेस देन 10 डेज में मानूंगा, बिकॉज 12th को पेपर है। और ये सीरीज़ हम आपको देने जा रहे हैं 1 तारीख से। तो 1 तारीख से 10 तारीख में हमें कंप्लीट फिजिक्स कवर करना है। और उस कंप्लीट फिजिक्स में हर चैप्टर के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हमें करने हैं जो एकदम प्रॉबेबल हो, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हो। तो आज हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं और अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में, जो आपको नीट के एग्जामिनेशन में शायद एज इट इज़ मिल जाएंगे। नहीं भी मिलेंगे 1% एज इट इज़, तो उससे मिलता जुलता चीज़ें मिलेंगे ज़रूर आपको। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 11वीं फिजिक्स। 11वीं फिजिक्स को आपको 3 पार्ट में बांटना है। पूरा का पूरा मैकेनिक्स, पूरा का पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और आखिरी में ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन को भी कई लोग मैकेनिक्स में रख लेते हैं। तो बेटा जो मैकेनिक्स है उसका पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें आपको मैं पूरा टॉपिक आपको बताऊंगा और बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है उसमें जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं कि ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। दूसरा, आप उससे चेक कर सकते हो इस एनालिसिस से करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला, कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। और तीसरा आप कर सकते हो कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई वैल्यू दे रखी है और दूसरा एक नए सिस्टम में उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। अब नए सिस्टम में एमकेएस से सीजीएस पूछा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है एक नया सिस्टम वो खुद डिफाइन करके देते हैं और बोलते हैं कि इस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू इतनी हो जाए, मास की वैल्यू इतनी हो जाए, टाइम की वैल्यू इतनी हो जाए, तो ये वैल्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू नए सिस्टम में कितना होगा। तो इस पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी बुक्स में होती है। उसके बाद डायमेंशन का पूछ कि इसका डायमेंशन क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन। तो आपको पता है साइन, कोसाइन, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, इन सबका डायमेंशन नहीं होता। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इस पूरे चैप्टर में होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर एनालिसिस। इसके बेसिक पढ़ लीजिएगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके लिए। एरर एनालिसिस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, जोड़ के बाद, ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद। फिर सीधे आप आ जाइए काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी माने जाते हैं, मेडिकल एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे को डेफिनेशंस याद है, those who know the derivation of v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, तो बेटा इसमें आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस, जिसमें रोड के ऊपर एक कार जा रही है, बाइक जा रहा है, एक ग्रेविटी, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस पे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आता है जिसमें न्यूटन के 3 इक्वेशंस वैलिड होते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक डेफिनेशन पे होते हैं। तो उसमें डिफरेंशिएशन v इक्वल टू dx बाई dt, जिसे हम स्लोप कहते हैं ग्राफ का, xt ग्राफ का, ऐसे ही एरिया अंडर द कर्व, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1D। 2D में यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल, बट बेटा प्रोजेक्टाइल कोई जरूरी नहीं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो सकता है एक बिल्डिंग के विंडो से आपको उस बॉल फेंका जाए। तो यहाँ भी आपके चांसेस बनते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। रिलेटिव मोशन भी आ जाता है कि चेज कर रहा है कार एक बाइक को एंड वाइस वर्सा। और रिवर स्विमर, रेन वाटर, इसके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में कराए हैं, सिर्फ आपको उसको देखना है, एक भी क्वेश्चंस बियॉन्ड नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैं बीच में आपको एक चीज बता दूं, बेटा कुछ भी हो जाए नोट्स जरूर पढ़ के जाना। मैं 19 ईयर्स से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और टॉप बच्चों को पढ़ाया है और ऐसे बैचेस में पढ़ाया है, सारे क्वेश्चंस हमें देखे हुए लगते हैं। तो बिलीव करना, जो नोट्स में बताए गए हैं क्वेश्चंस वहीं से आएगा। पर 5 क्वेश्चन भी आउट ऑफ नोट्स नहीं आएगा, आउट ऑफ 50 बता रहा हूं मैं। 90% से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही आएंगे। लास्ट ईयर 45 में से
42 क्वेश्चन या 39, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वीडियो बनाया था एग्जैक्टली नोट से थे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान देना। फिर लॉज ऑफ मोशन आता है। लॉज ऑफ मोशन पे पुलिस के टफ क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग के बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, ब्लॉक हैंग कर रहा है, उसका इक्विलिब्रियम टेंशन कितना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स के क्वेश्चंस जरूर पढ़ लेना। फ्रिक्शनल फोर्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ब्लॉक सिस्टम। वेज के ऊपर ब्लॉक का इजी क्वेश्चन कि कितने फोर्स से पुश करें कि दोनों साथ साथ चले, कितना हम बैक खींच लें कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाए वर्टिकली डाउनवर्ड, जो F = m+m g tan थीटा और एक g cot थीटा का आंसर आता है। उसके बाद आप आ जाइए वर्क एनर्जी सिस्टम में। वर्क एनर्जी सिस्टम में या लॉज ऑफ मोशन, दोनों में स्प्रिंग का बड़ा रोल होता है। स्प्रिंग के क्वेश्चन जितने क्लास में कराए सिर्फ वही पढ़ना है आपको, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ते रहना है। वर्क एनर्जी में आपको पेंडुलम वाला क्वेश्चन, √5gr वाला, इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वर्क एनर्जी में आपको फ्रिक्शनल वर्क डन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रोटेशन। रोटेशन में जितना डरते हैं हम उतना कुछ है नहीं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रोटेशन चैप्टर जो होता है बहुत आसान पूछा जाता है। हो सकता है आपको सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको सेंटर ऑफ मास पूछ लिया जाए सीधे सीधे। उसके बाद जो प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको एग्जैक्टली क्लासरूम की चीज पूछी जाएगी, कुछ भी नया चीज नहीं पूछा जाएगा, आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के भी क्लासरूम के चीज, एक डिस्क के ऊपर डिस्क रख दिया गया, रिंग घूम रही है, रिंग घूमने के ऊपर पॉइंट मास रख दिया गया। सो दीज आर द क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। उसके बाद आ जाते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरिएशन इन जी, ये जो पार्ट होते हैं इससे चांस कम है। मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट का मोशन, एनर्जी, उसके बाद एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, एनर्जी, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केपलर्स लॉ, इन जो तीनों लॉज होते हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट एग्जैक्टली वही पूछे जाएंगे जो क्लास में कराए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। सॉलिड्स से ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन और एनर्जी, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। रिलेशन बिटवीन E, K और ईटा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आप आ जाते हैं फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक फ्लूइड एट रेस्ट, एक फ्लूइड इन मोशन। रेस्ट में आपको पैस्कल लॉज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लूइड इन मोशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। फिर एक आ जाता है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। इसको मोटे मोटे तौर पे ऊपर आपको पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बड़ा टॉपिक और बढ़िया टॉपिक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मिक्स्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सीधे सीधे क्लासरूम के, फार्मूला, गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी को मिक्स करके पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन, 99% क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड होगा, चाहे वो ग्राफ हो चाहे कुछ भी हो। मैंने आपको 4 लॉज पढ़ाए हैं, 4 केसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा। आखिरी में एक और प्रोसेस पढ़ाया है जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन चारों प्रोसेसेस का एक मिला जुला फॉर्म है। और आखिरी में इसमें कार्नोट साइकिल, और जिसे हम हीट इंजन बोलते हैं, या एंड हीट पंप जिसे हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, उसका फॉर्मूला रट लेना है। तो ये काम आपने कर लिया। फिर आ जाते हैं ऑसिलेशंस में। ऑसिलेशंस में जो डेफिनेशंस है डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने रूल्स बताए हैं स्टेप बाय स्टेप। स्प्रिंग को काट के, पेंडुलम के सारे केसेस, स्प्रिंग के सारे केसेस, बेटा एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा, करके देख लेना। आ जाते हैं वेव्स में। जो वेव्स टॉपिक है ये कंप्लीटली 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा सकता है। पहले डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होता है, बेसिक इक्वेशन की डेफिनेशंस। उसके बाद डेफिनेशन में आपको वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल,
वेलोसिटी ऑफ वेव पार्टिकल, स्लोप, पार्टिकल वेलोसिटी, इनका रिलेशन। फिर उसके बाद साउंड वेव, स्ट्रिंग पे वेव, फिर साउंड वेव, इंटेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। इसी स्पीड ऑफ साउंड को आरएमएस स्पीड जो थर्मोडायनेमिक्स में आता है केटीजी में, उसके साथ कंपेयर करा दिया जाता है। तो इतना होने के बाद आपको सीधे सीधे आगे बढ़ जाना है और जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें डॉपलर्स इफेक्ट, उसको देख लेना है। वो भी एक मैंने टेबल बना के पढ़वाया है डॉपलर्स इफेक्ट का, वो टेबल आप रट लीजिएगा, रटा होगा आई होप। और उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जिसमें इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टैंडिंग वेव। इंटरफेरेंस वही है जो एग्जैक्टली 12th के वेव ऑप्टिक्स में है। बीट्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, स्टैंडिंग वेव में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, जहाँ नोड और एंटी नोड बनते हैं। ये पूरा 11वीं हमने खत्म कर लिया, जितना है उतना ही होगा, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं 12th फिजिक्स पे। 12th फिजिक्स कंपैरेटिवली आसान होता है और ज़्यादा रिवार्डिंग होता है। आसान होगा तो नेचुरली आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम कह सकते हैं 12th में थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा संभाल लो। उसमें भी क्या है, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स और गॉस लॉ से रिलेटेड चीज़ें। पोटेंशियल आपको हर केसेस का पढ़ना पड़ेगा। 2 सेल एक के अंदर एक, इससे ज़्यादा नहीं, 3-4 सेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 सेल के केसेस देख लिए, कैपेसिटर्स के केसेस देख लिए और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी में समराइज हो जाता है। प्योरली नोट्स फॉलो करना है और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी उतना ही रिवार्ड करता है जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं हम लोग 2 महीने में, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं 20 दिन में। अब 2 महीने में उतने मार्क्स मिल रहे हैं जितने 20 दिन में मिल रहे हैं, तो 20 दिन वाला ज़्यादा फायदे वाला हुआ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी प्योरली मेरे नोट्स अगर अभी नहीं है तो रात दिन एक करके पढ़ लो, वहीं से आता है। फिर आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे रह जाते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे सॉलिड डेफिनेशंस है। सॉलिड डेफिनेशंस में मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, बार मैग्नेट, टेढ़ा मेढ़ा करके निकालना। फिर उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज जानना मटेरियल्स की। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म के केसेस, छोटा टॉपिक है, 3 क्लास में हो जाता है हम लोग की क्लासेस में। आप उसके सारे फॉर्मूले दोबारा लिख लो। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें बायोन-सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फिर फोर्स ऑन ए वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। फिर मैग्नेटिक मोमेंट, फिर टॉर्क, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा मुश्किल हो सकता है टॉर्क वाले क्वेश्चंस, बट वही करो जो क्लास में पढ़ाया गया है, बियॉन्ड नहीं करना है। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद इस जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, टेंजेंट लॉ। फिर आ जाते हैं ईएमआई में। ईएमआई में क्या क्या खास है, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, बेसिक, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद एक जो मोशनल ईएमएफ का अकेला कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद इस पे बेस म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों ऑलमोस्ट मैच करता रहता है। एलआर सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी और करंट में आरसी सर्किट पढ़ते हैं डीसी सप्लाई के साथ, यहाँ एलआर सर्किट पढ़ते हैं डीसी सप्लाई के साथ। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ईएम वेव्स, बहुत ही छोटा, 1 दिन में पढ़ाता हूँ मैं, और जितना पढ़ाता हूँ सिर्फ उसी में से आएगा, लिखवा लो, वही पढ़ के जाना है आपको। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एसी में। एसी में 3 क्लास में पढ़ाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास में पढ़ाता हूँ। एक भी क्वेश्चन उस 4 क्लास से बियॉन्ड नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, मैकेनिक्स में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बट जो और बता रहा हूँ उसमें एक भी क्वेश्चन यू वोंट गेट बियॉन्ड इट, जो मैंने पढ़ा दिया है। फिर आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स में आप कभी भी गलती मत करना, बेसिक प्लेन मिरर को भूलने की। प्लेन मिरर से ही पूछा जा सकता है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन पे भी पूछा जा सकता है। तो पूरे ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांटो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर से और कर्व वाले मिरर से, तो दोनों आप पढ़ो। रिफ्रैक्शन को प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन बोलो, स्नेल्स लॉ। उसके बाद कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन। कर्व सरफेस में लेंस को अलग करके, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस फार्मूला और इसके एप्लीकेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, डिस्प्लेसमेंट लॉ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिखा है, जो सिल्वरिंग कर दिया जाता है एक साइड पे। फिर इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाओ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ हमारे पास पढ़ने को 3 ही है,
सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी एक ही टाइप। तो इसके फॉर्मूले फिक्स होते हैं। टेलीस्कोप ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें हम इनफाइनाइट विजन करते हैं, FO/FE, FO+FE जो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ का और मैग्नीफाइंग पावर का। इसको खत्म करके हम पहुंच जाते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में इंटरफेरेंस तो कंप्लीटली वही है जो 11वीं का वेव्स है। इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, YDSC एक्सपेरिमेंट। इसको भी आप एग्जैक्टली बुक पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। पोलराइजेशन बुक पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन बुक पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आप बिलीव करिए, जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ वही पढ़ के जाना है। अब आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम छोटे छोटे 6-7 टॉपिक में बांट सकते हैं। एटम, न्यूक्लियाई, उसके बाद एटम न्यूक्लियाई के बाद सीधे सीधे हम लोग पहुंच सकते हैं सेमीकंडक्टर। एटम न्यूक्लियाई को फर्दर छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। तो मैं सारे टॉपिक का नाम ले लेता हूँ। इसमें बेसिकली आप लोग फोटॉन्स, वेव एंड एटॉमिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप इसमें एक्सरे ज़रूर पढ़ लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़रूर पढ़ लेना अलग से। उसके बाद आप न्यूक्लियाई अलग से पढ़ लेना। ये सब एक एक दिन का टॉपिक है, एक एक दिन में पढ़ाया मैंने। और आखिर में बढ़िया से मास डिफेक्ट वगैरह पढ़ लेना न्यूक्लियाई में। आखिर में बढ़िया से सेमीकंडक्टर को पढ़ लेना। सेमीकंडक्टर बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, होता नहीं है। तो कई बार एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड दिखाने वाला क्वेश्चन पूछता है जो हो ना। और आखिर में इसमें आप ट्रांजिस्टर वगैरह, फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट का वीडियो बना रखा बहुत बढ़िया, वो लॉजिक गेट आप डिटेल में पढ़ लेना। कम्युनिकेशन आई एम नॉट श्योर कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट कम्युनिकेशन आता भी है तो उसके 1-2 पेट क्वेश्चन है। एंटीना वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद टावर वाला क्वेश्चन हो गया, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के क्वेश्चंस। बस इतना ही पूछा जाता है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाता। ऑल्दो मैंने तो एक 1 गो में बोल दिया, बिना कहीं देखे सुने सोचे। आपके लिए ज़रूर ये पूरा का पूरा एक लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज होगा। तो आप लोग एक बार एक एक टॉपिक को नोट्स बना के 10 दिन में इसको आपको कंप्लीट करना है। आप इसको कंप्लीट करिए और तसल्ली से सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ के जाइए। जितना भी पढ़ा है, आप कुछ नई चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नई चीज़ आप पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, डरोगे। आप सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स अगर क्लास में आप थोड़े कॉन्सेंट्रेटेड नहीं भी थे तो भी जब आप पढ़ोगे तो याद आता रहेगा, रिफ्रेश होता रहेगा टीचर की बात। टीचर ने जो क्लास में बोला वो आपको याद आता रहेगा। एंड बिलीव मी, आप बढ़िया करने वाले हो। लेकिन मेरी बात मानो, कुछ और मत सुनो। अगर आपकी प्रिपरेशन, आपके नंबर अभी 180 मार्क्स का फिजिक्स है, 100 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो एक बार मेरी बात मान के जाओ, नोट्स पढ़ के जाओ और 4-6 न्यूमेरिकल्स करके जाओ हर चैप्टर के। आई एम श्योर अच्छा करने वाले हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहूँगा तुम सारे के सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सब डॉक्टर बने। थैंक यू वेरी मच।